परिचय के माध्यम से आपने इस पुस्तक के सार को समझ लिया है एवं आप यह समझ गए होंगे कि आपको अपने जीवन में आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया जा। किसी भी वस्तु की प्राप्ति विशेष जिस बात पर निर्भर करती है उसे व्यक्ति का स्वभाव कहा जाता है। व्यक्ति का स्वभाव किस प्रकार से उसका सहयोगी बन सकता है, यह अध्याय आपको यह बताने का प्रयास करेगा। तो आप इसको अंत तक अवश्य पढ़िएगा और बताए गए निर्देशों का पालन अवश्य कीजिएगा। व्यक्ति का स्वभाव। हमारा मूल स्वभाव जो प्रकृति से हमें उपहार स्वरूप मिला है वह शीघ्रता से बदल नहीं सकता, केवल प्रभावित हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भाग उसका स्वभाव ही होता है। स्वभाव का अर्थ होता है स्वयं का भाव। जब व्यक्ति स्वयं को पहचानने योग्य बनता है तभी वह अपने व्यक्तिगत भाव को समझ भी पाता है। स्वभाव देखने में एक अत्यंत छोटा शब्द है किंतु इसका भावार्थ इतना बड़ा है जिस पर यदि एक पुस्तक भी लिखी जाए तो वह भी कम ही होगी। हमारे शास्त्रों में 5 तत्वों को जिस प्रकार से मानव जीवन के साथ जोड़ा गया है वह एक अद्भुत एवं अलौकिक ज्ञान है। जिस प्रकार से इस प्रकृति का प्रत्येक स्वरूप पंचतत्व आधारित है, ठीक उसी प्रकार संसार का प्रत्येक शब्द भी इसी श्रेणी में ही आता है। यह पंचतत्व मूल रूप से मानव के 5 विशिष्ट गुणों की ओर संकेत करते हैं। यह 5 गुण इस प्रकार से विभाजित हैं कि जिसमें 2 पुरुष तत्व की ओर संकेत करते हैं एवं 2 स्त्री तत्व की ओर संकेत करते हैं। 5वां एवं अंतिम गुण दोनों में समान भाव से कार्य करता है। सबसे पहला गुण जो पुरुष जाति का होता है, जिसे स्थिरता के रूप में संबोधित किया जाता है। स्थिरता अर्थात अपनी जड़ों को पूर्ण शक्ति के साथ भूमि में स्थापित कर लेना। यह गुण मूल रूप से पृथ्वी तत्व की ओर संकेत करता है। मानव जीवन में स्थिरता का होना अत्यंत आवश्यक होता है। स्थिरता प्राप्त करने के श्रेष्ठ उदाहरण हमें हमारे पौराणिक ग्रंथों में प्राप्त हो जाएंगे। व्यक्ति के जीवन में उसका श्रेष्ठतम समर्पण उसके गुरु अथवा आराध्य के प्रति होना आवश्यक है। मनुष्य जिस दायित्व को लेकर अपने जीवन का निर्वाह करना चाहता है वह तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक वह मानसिक तौर पर स्वस्थ ना हो जाए। स्थिरता मूल रूप से मानसिक होती है किंतु इसका प्रभाव भौतिक स्तर पर स्पष्ट प्रकट होता है। जब कोई कार्य अपने प्रारंभिक स्तर पर होता है तो उस समय उसकी आधारशिला की मजबूती ही उसे एक लंबे समय अंतराल तक टिकाए रखती है। मानव की स्थिरता मूल रूप से सदैव नहीं रह सकती क्योंकि उसके अथक प्रयासों के उपरांत भी उसके मन का भटकाव होना स्वाभाविक होता है। मानव जब भटकाव की स्थिति में होता है तो उसके मन में विचार कंपन कर रहे होते हैं। इससे उसके बौद्धिक बल को अधिक परिश्रम करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में मन अशांत होना प्रारंभ हो जाता है। इस अशांत स्थिति से बाहर निकलने के लिए उसे शीतलता प्रदान करनी आवश्यक होती है। शीतलता उसे जल तत्व से प्राप्त होती है। हमारे भौतिक शरीर का 2/3 भाग में जल से भरा हुआ है। 1/3 क्षेत्र भूमि अर्थात पृथ्वी के लिए आरक्षित होता है। भूमि वायु एवं जल प्रवाह का भी स्थान प्रदान करती है। इसके लिए पृथ्वी अपने पास विशेष व्यवस्था वनस्पति के रूप में बनाकर रखती है। भूमि इस व्यवस्था को केवल इसलिए उपयोग में लाती है ताकि जल एवं वायु का प्रवाह सही दिशा में एवं नियंत्रित गति से होता रहे। ठीक इसी प्रकार मानव का मस्तिष्क भी विचार रूपी संग्रह को उचित दिशा में प्रवाह करने का एक नियंत्रण कक्ष होता है। विचारों का यह प्रवाह यदि संतुलित एवं नियंत्रित रहे तो व्यक्ति का स्वभाव उच्च कोटि का रहता है। इसके विपरीत व्यक्ति निम्न स्तर के बौद्धिक स्तर के साथ भटकाव की स्थिति में रहता है। हमें अपने स्वभाव को उचित अर्थों में समझने के लिए इस प्रवाह को समझना आवश्यक होता है।
स्थिरता एवं शालीनता भूमि एवं जल तत्व के साथ व्यक्ति के पुरुष तत्व को प्रदर्शित करती है। धारा प्रवाह के लिए गति एवं ऊष्मा की आवश्यकता होती है। गति प्रदान करने का कार्य वायु करती है एवं वायु उचित मात्रा में गतिशील रहे, इसके लिए अग्नि का समर्थन आवश्यक होता है। अग्नि एवं वायु स्त्री जाति के दो तत्व होते हैं। इनका उद्देश्य मूल रूप से मन की चंचलता को संतुलित करना होता है। मन कभी चंचल नहीं होता। बुद्धि उसे नियंत्रित नहीं कर पाती। यदि मन को हम तत्व के रूप में जानना चाहें तो यह वायु तत्व की भंगिमा रखता है एवं बुद्धि अग्नि तत्व का कारक मानी जाती है। विचार मूल रूप से उस द्रव्य का कार्य करते हैं जो अग्नि को सक्रिय बनाते हैं। हमारे विचार भीतरी एवं बाहरी प्रकृति के रूप में दो दिशाओं में कार्य करते हैं। जब यह बाहरी प्रकृति की ओर आकर्षित होते हैं तो ऐसी स्थिति में अधिकांश रूप से यह ऊर्जा का अतिरिक्त उपयोग करते हैं। प्रारंभ में यह उपयोग आनंदमय लगता है, किंतु धीरे धीरे यह हमारी आदतों का स्वरूप ले लेते हैं। ऐसी स्थिति में हमारी ऊर्जा का हनन होना प्रारंभ हो जाता है। किंतु यदि भीतरी प्रकृति हमारे विचारों का केंद्र बन जाए तो हमारी ऊर्जा प्राथमिक स्तर पर सदुपयोगी बनती है, उसके उपरांत धीरे धीरे उपयोगी सिद्ध होने लगती है। ऊर्जा जब हमारे व्यक्तिगत जीवन का आधार बन जाती है तो इसको उपयोग की श्रेणी में रखा जाता है। विचार यदि संतुलित भाव में हमारे जीवन का एक आयाम तय कर दें तो इसे सदुपयोग की श्रेणी में रख दिया जाता है। अधिकांश तौर पर हम अपनी मानसिक ऊर्जा को समझ नहीं पाते हैं, जिसके कारण यह व्यर्थ हो जाती है। ऊर्जा के ऐसे स्तर को अनुपयोगी श्रेणी में रखा जाता है। यह अनुपयोगी ऊर्जा मूल रूप से एक ऐसा रिक्त स्थान प्रकट कर देती है जिसे प्रकृति सरलता से उपयोग कर लेती है। यह प्रकृति मूल रूप से हमारे वातावरण से संबंध रखती है। यदि हमारा वातावरण शुद्ध होता है तो इस ऊर्जा का उपयोग शुद्धिकरण के लिए स्वयं ही हो जाता है। किंतु यदि वातावरण तामसिक अवस्था में हो तो उस समय तामसिक विचारों के रूप में हमारे मन का रिक्त स्थान भरना प्रारंभ हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमारी अनुपयोगी ऊर्जा दुरुपयोगी स्थिति में पहुंच जाती है। दुरुपयोग होने से हमारा तात्पर्य हमारे स्वयं के जीवन के प्रति ऊर्जा का हनन होना कहलाता है। अग्नि तत्व एवं वायु तत्व के मध्य में जब संतुलन बिगड़ना प्रारंभ हो जाता है, ऐसी स्थिति में ऊर्जा की हानि रिसाव के रूप में होने लगती है। इससे अभिप्राय यह निकलता है कि हमारा मन बुद्धि को अत्यधिक मात्रा में उपयोग करना प्रारंभ कर देता है। इसे ही सामान्य भाषा में मन का भटकाव अर्थात चंचलता कहा जाता है। व्यक्ति के स्वभाव में ऐसी स्थिति सामान्य तौर पर उस समय प्रकट हो जाती है जब वह मूल रूप से अपने दायित्वों के प्रति गंभीरता का उपयोग न करके आलस्य का साथ निभाता है। जिस प्रकार एक मोबाइल फोन बैटरी के ऊर्जा के सत्र को कम होने के बाद उचित सहयोग नहीं कर पाता, तो ऐसी स्थिति में हम उसे विद्युत से भरना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार जब हमारा मन भटकाव की स्थिति में पहुंच जाता है तो उसे शुद्ध ऊर्जा की आवश्यकता होने लगती है। आप सभी के ज्ञान वर्धन के लिए इसी विषय पर एक अन्य पुस्तक लिखी जा रही है जिसका शीर्षक है भटकाव में जीवन। यह पुस्तक आपको ऐसी अवस्थाओं का सदुपयोग करना सिखाएगी जो वर्तमान में आपके लिए एक बोझ के समान प्रतीत होते हैं। मन क्योंकि विचारों का एक संग्रह कक्ष होता है, इसको मूल रूप से विशालता की आवश्यकता होती है। इसके लिए आकाश तत्व का उपयोग किया जाता है। व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण उसकी विचारधारा का स्तर होता है। विचारधारा तीन प्रकार से हमारे साथ कार्य करती है। पहला संकुचित, दूसरा मध्यम और तीसरा विशालता।
संकुचित विचारधारा उसे कहा जाता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति केवल और केवल अपने स्वार्थ को सिद्ध करना श्रेष्ठ मानता है। वह केवल स्वयं के प्रति इतना सक्रिय रहता है कि उसे प्रत्येक कार्य विशेष में केवल व्यक्तिगत लाभ ही दिखता है। संकुचित विचारधारा मूल रूप से एक ऐसे स्वभाव को जन्म देती है जिसमें व्यक्ति या तो अत्यधिक अहंकार में अपना जीवन व्यतीत करता है या फिर गुप्त रीति से सभी कार्यों को परिणाम देने का प्रयास करता है। ऐसा व्यक्ति जीवन को सदैव नकारात्मक भाव को शीघ्र ग्रहण करता है एवं किसी भी सकारात्मक दृष्टिकोण को अपने जीवन में लागू नहीं होने देता। मध्यम श्रेणी एक ऐसे स्तर को प्रदर्शित करती है जिसमें व्यक्ति स्वयं के प्रति सजग अवश्य रहता है किंतु समाज को भी लाभान्वित करने का प्रयास करता है। इस स्तर का व्यक्ति समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होता है क्योंकि इसका स्वभाव मूल रूप से मिलनसार होता है। इसके स्वभाव में स्वार्थ की मात्रा होते हुए भी लोगों के प्रति सम्मान रहता है। समाज में ऐसे व्यक्ति अपनी परिपक्वता को सदैव विकसित करने का प्रयास करते हैं। मध्यम श्रेणी मूल रूप से संगठन का निर्माण करने में श्रेष्ठ भूमिका निभाती है। समाज को जहां पर भी आवश्यकता होती है, इनका प्रयास उसके प्रति सदैव सकारात्मक रहता है एवं इनका योगदान भी एक सक्रिय व्यक्तित्व के रूप में होता है। समाज वर्तमान में जिस वर्ग को सबसे अधिक प्रभावशाली मानता है, यह वास्तव में यही वर्ग होता है। यह वर्ग सदैव गतिशील अवस्था में स्वयं को रखता है एवं समाज को भी गति प्रदान करने का प्रयास करता रहता है। विकल्पों की खोज एवं उनके प्रति भिन्न मानसिकता जो समाज को प्रगतिशील बना सके, यह वर्ग सदैव इस पर कार्य करता रहता है। मध्यम श्रेणी किसी भी राष्ट्र के गौरव के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्रत्येक राष्ट्र में सही अर्थों में प्रबंधन का कार्य इस श्रेणी को ही प्राप्त होता है। तीसरा वर्ग जो विशालता युक्त श्रेणी को उपयोग करना जानता है, वह मूल रूप से किसी भी राष्ट्र अथवा समुदाय का मुखिया कहा जाता है। यह श्रेणी उच्चतम स्तर पर समाज को ले जाने के लिए सभी भरसक प्रयत्न करती है। विशालता मूल रूप से मानवता का ही एक प्रतिबिंब होती है। मूल रूप से मानव जन्म ही इस वर्ग के लिए हुआ है। शास्त्रों का कथन कुछ इस प्रकार से मिलता है कि जिसमें बौद्धिक स्तर को कुछ श्रेणियों में विभाजित किया गया है। मानवीय सभ्यता को सही अर्थों में पहचानने के लिए ज्योतिषीय विज्ञान का प्रारंभिक अध्ययन सभी के लिए अनिवार्य होता है। ज्योतिषीय विज्ञान में प्रकृति को 4 वर्णों में विभाजित किया गया है, जिनके नाम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र रखा गया है। मूल रूप से यह चारों बौद्धिक स्तर का संकेत प्रदान करते हैं। शास्त्रों के सार को यदि समझा जाए तो ब्राह्मण प्रकृति 42 क्षत्रिय प्रकृतियों के समान बौद्धिक क्षमता रखती है। क्षत्रिय प्रकृति 42 वैश्य स्तर की बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन कर सकती है एवं एक वैश्य प्रकृति 42 शूद्र अर्थात सेवक प्रकृति का निर्माण कर सकती है। वर्तमान में सामान्य जनमानस इनको जाति विशेष के रूप में देखते हैं, जो शास्त्रों के मूल कारक को ही चुनौती देते हैं। व्यक्ति का स्वभाव मूल रूप से उसके बौद्धिक स्तर का प्रदर्शन करता है। व्यक्ति सदैव अपने स्वभाव से ही समाज में पहचाना जाता है, किंतु इसके अतिरिक्त भी उसका अपना एक व्यक्तिगत अस्तित्व होता है। आध्यात्मिक क्षेत्र मूल रूप से मिश्रित विचारधाराओं के प्रवेश होने के कारण हमारे प्रश्नों का सटीक उत्तर नहीं दे पाता। इसके लिए समाज में विज्ञान का उपयोग किया जाता है। विज्ञान अर्थात आध्यात्मिक रूप से उपलब्ध होने वाले ज्ञान को विशेष विधि के द्वारा अर्जित करना। मूल रूप से आध्यात्मिक क्षेत्र एवं वैज्ञानिक क्षेत्र अलग अलग कार्य नहीं करते। यह दोनों एक ही हैं, जिन्हें प्राचीन विद्वानों की भाषा में आध्यात्मिक विज्ञान के रूप में जाना एवं पहचाना जाता था। व्यक्ति के स्वभाव को समझने में इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान होता है। किंतु यदि कोई व्यक्ति गहनता के साथ
इस विषय को अध्ययन करना चाहे तो उसके लिए यह श्रेष्ठतम कहलाता है। ऐसा मूल रूप से संभव नहीं हो पाता क्योंकि वर्तमान आधुनिक युग में मिश्रित व्यक्तित्व का प्रचलन हो चुका है। अब यदि हम किसी के भी स्वभाव को जानने का प्रयास करते हैं तो हमें शुद्ध व्यक्तित्व प्राप्त नहीं हो पाता है, किंतु स्वभाव में एक विशेषता भी प्रकट हो जाती है जो उस व्यक्ति के लिए भी लाभकारी सिद्ध हो सकती है। मिश्रित संस्कृति में प्रत्येक व्यक्ति मिश्रित संस्कारों के साथ अपना जीवन यापन कर रहा है। परिणाम स्वरूप उसका स्वभाव भी मिश्रित संस्कारों में ही परिवर्तित हो चुका है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति विशेष स्वयं को किसी भी क्षेत्र के लिए सेवाएं प्रदान करने में सक्षम हो चुका है। वर्तमान आधुनिक परिवेश में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि व्यक्ति का प्राचीन कार्यक्षेत्र किस स्थान पर स्थापित था, किंतु वर्तमान परिवेश में क्या वह अपने अनुभव का सदुपयोग करने में सक्षम है। यदि व्यक्ति समाज को अपनी सेवाएं प्रदान करने में सक्षम मानता है तो समाज को वह अपनी योग्यता के द्वारा लाभान्वित भी कर सकता है। आवश्यकता है तो केवल अपने स्वभाव को सेवाओं के आधार पर स्थापित कर लेना। वर्तमान बदलते हुए परिवेश में हमें यह नहीं सोचना है कि हम किसके लिए क्या कर रहे हैं, किंतु हमें यह अवश्य सोचना है कि हम किस परिवेश के लिए कितना समर्पण भाव रखते हैं। होता यही है कि हम अपने कार्यक्षेत्र को लाभान्वित करने के लिए स्वयं से ही अपरिचित रहते हैं। परिणाम स्वरूप हमको हमारा कार्यक्षेत्र पूर्ण रूप से लाभान्वित नहीं कर पाता है। मित्रों, व्यक्ति का स्वभाव मूल रूप से उसकी व्यक्तिगत संपत्ति होती है जिसको सदैव सुरक्षात्मक भाव युक्त होकर उपयोग में लाना परम आवश्यक होता है। इसके लिए भले ही वह किसी भी क्षेत्र को अपनी सेवाओं से लाभान्वित करे, किंतु अपने व्यक्तिगत पारिवारिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण को मूल संस्कारों से अवश्य जोड़े रखे। हमें आशा है कि इस अध्याय से आप स्वभाव के विषय को समझ पाए होंगे, किंतु यदि आपको इस अध्याय का वास्तविक लाभ उठाना है तो इसके लिए आपको कुछ विशेष कार्य भी करने होंगे, जिसमें आपको अपने उन सभी गुणों को लिखना होगा जिनसे आपको प्रसन्नता अनुभव होती है। आपको अपने उन बिंदुओं को भी लिखना होगा जो मूल रूप से आप अपने अवगुणों के रूप में देखने का प्रयास करते हैं। इसके उपरांत आपको सर्वप्रथम अपने गुणों को पूरी निष्ठा के साथ और प्रबल बनाना होगा। आपका कार्यक्षेत्र यदि इन गुणों को स्वीकार ना भी करें तो भी आपको प्रतिदिन कुछ समय इनके लिए उपयोग करना होगा। एक बात हमें सदैव ध्यान रखनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के द्वारा विशेष गुण अपने जन्म से ही प्राप्त करके इस संसार में प्रवेश करता है। प्रकृति उस गुण को प्राप्त करने के लिए प्रेरण के रूप में सदैव संकेत भेजती रहती है, किंतु हम अपने बौद्धिक बल का सदुपयोग नहीं कर पाते, जिससे यह संकेत भी हमें सही अर्थों में समझ नहीं आ पाता। हमें केवल इस विधि के द्वारा उस समय में केवल अपने विशेष गुण की तरफ अग्रसर रहना है। हमारा यह प्रयास लगातार जारी रहना चाहिए। ऐसा हमें दृढ़ निश्चय करना ही होगा, तभी हम अपने स्वभाव को उसके श्रेष्ठ स्तर पर पहुंचाने में सक्षम हो पाएंगे। आशा करते हैं कि आपको यह अध्याय पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा, परंतु इसको और गहराई से समझने के लिए आपको अगले अध्याय के विषय को और गंभीरता से समझना होगा, जिसमें आप अपने जीवन का एक अलग ही स्वरूप देखेंगे। मित्रों, आपको सक्रिय रखने के लिए हम एक विशेष कार्यशाला का आयोजन करते हैं। यह कार्यशाला आपको ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से कई पहलुओं से अवगत कराते हुए आर्थिक रूप से संपन्न बनने में सहयोग करती है। यदि आप इस कार्यशाला का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप विवरण में दिए गए फॉर्म को भरकर अपने लिए एक स्थान आरक्षित कर सकते हैं। प्रारंभिक सत्र निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं, इसलिए आप निसंकोच इसमें अपनी भागीदारी अंकित करा सकते हैं।
आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन भी दबाएं जिससे प्रत्येक सूचना आपके पास शीघ्रता से पहुंच सके। आप इस अध्याय के ध्वनि प्रवाह को अपने 5 मित्रों के साथ साझा अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।